हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। इसका लेवल 2 एसएसटी विषय का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके टेस्ट है माइनर टेस्ट नंबर 5, जो कि हुआ था आपके 22/9/2025 को। तो चलो शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने माइनर टेस्ट नंबर 4, माइनर टेस्ट नंबर 3, माइनर टेस्ट नंबर 2 और माइनर टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करवा दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाना है, चैनल को पहले करना है सब्सक्राइब, और इसके बाद आपको दिखेगी सामने प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही आपको सामने सारे के सारे पेपर सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो उसमें आप आराम से जाकर के पूरे पेपर देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं फिर माइनर टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दे रखा है। निम्न में से दर ददी सावर व गीता पहली घुंगरी नामक गीतों के लेखक है। यानी कि दर ददी सावर और गीता पहली घुंगरी ये नामक जो गीत है इसके लेखक कौन है, तो वो आपको मिलेगा भागीरथ सिंह जी इसके लेखक रहते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। निम्न में से नानू राम सकर्ता संदर्भ में सही कथन और कथनों की पहचान कीजिए। यानी कि नानू राम जो सम करता है इसके संदर्भ में कथन दे रखा है, इसमें आपको सही कथन का चयन करना है। पहला दे रखा है आपको कि इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति चित्रण के साथ लौकिक परिवेश की झलक भी दिखाई देती है, बिल्कुल सही है भाई। दूसरा दे रखा है 10 दोख व धर्री रेल इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। यानी कि जो नानू राम जी है इनकी जो प्रमुख कहानियाँ आती है इसमें आती है 10 दोख और दर्री रेल, ये इनकी प्रमुख कह सकते हैं कहानियाँ संग्रह रहता है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है इसका आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है। निम्न में से बैजनाथ पंवार का कहानी संग्रह नहीं है। तो बैजनाथ पंवार का कहानी संग्रह वो कौन सी नहीं है, तो इसमें पहला दे रखा है लाडेसर, ये इनकी रचना रहती है। और ओल खान भी इनकी आपके कहानी संग्रह रहता है। इनामी भाभी ये भी इनकी आपके काव्य संग्रह रहता है। लेकिन जो सरनाटो है ये आपके बैजनाथ पंवार की रचना नहीं रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से शंकरदान सामोर की रचना नहीं है। तो शंकरदान सामोर की रचना कौन सी नहीं है, तो देश दर्पण शंकरदान सामोर की है। मुल्करा मीठा ठग ये भी आपके शंकरदान सामोर की है। और बखतरो बायरो ये भी आपके शंकरदान सामोर की रचना रहती है। लेकिन रूक सतसई जो है ये आपके शंकरदान जी की रचना नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल आपके रचना नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से राजस्थानी भाषा की पहली कहानी विश्रांत प्रवास के लेखक है। तो राजस्थानी भाषा की जो पहली कहानी संग्रह है विश्रांत प्रवास, इसके लेखक कौन है, तो वो आ जाएगा आपके शिवचंद्र भरतिया। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपको पहली कहानी पूछे, पहला उपन्यास पूछे, पहला पद्य पूछे, या फिर पहली कविता वगैरह पूछे, या पहला कोई नाट्य कला पूछे, इस सभी के अंदर आपको शिवचंद्र भरतिया ही करके आना है। इसीलिए शिवचंद्र भरतिया को राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कहा जाता है भाई, क्योंकि इन्हीं की रचना है वो सबसे पहले इन्होंने लिखना शुरू किया था। तो शिवचंद्र भरतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6 नंबर आपको दे रखा है। 3 मार्च को राजस्थान सरकार के उपक्रम राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि RVUNL ने राज्य में विद्युत आपूर्ति किए जाने हेतु किसके साथ MOU हस्ताक्षरित किए हैं। तो किसके साथ MOU किया था, तो वो इसमें आ जाएगा आपके सिंगरौली कॉलियरीज कंपनी लिमिटेड जो है इसके साथ है वो MOU किया गया था। तो इसमें आपको जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो पहला दे रखा है, इन खेलों में राजस्थान कुल 64 पदक जीतकर पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा है, बिल्कुल सही है। राजस्थान ने इसमें 64 पदक जीते हैं टोटल, और इसमें आपके पदक तालिका में 4था स्थान भी हासिल किया है। और दूसरा दे रखा, इन खेलों में राजस्थान में सर्वाधिक पदक शूटिंग में जीते हैं, तो ये गलत है भाई। शूटिंग में है वो पदक ज़्यादा नहीं जीते हैं, तो इसमें आपके केवल और केवल एक ही सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर आपको दे रखा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है इसके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, और इसमें सत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करके लिखना है।
तो राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 3500 करोड़ रुपए के महाकोष का गठन किया जाएगा। बिल्कुल सही है भाई, इस योजना के तहत आपके बजट कितना है तो 3500 करोड़ का महाकोष का गठन किया जाएगा। बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रति परिवार 25 लाख रुपए का कैशलेस वाउचर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये भी इसमें सही है। तो एग्जाम में इसमें आपको मिलेगा, देखो यहाँ जो परिवार लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वो लिख देगा कि प्रति व्यक्ति 25 लाख रुपए का कैशलेस वाउचर उपलब्ध करवाया जाएगा, जो कि आपको गलत करना है, ठीक है ना। तो इसमें प्रति परिवार है वो 25 लाख रुपए, ये ध्यान रखना आपको। तीसरा दे रखा है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के समस्त वरिष्ठ जनों को इस योजना की निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन सही हो जाएगा, इनकी ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9 नंबर आपको दे रखा है। 19 से 21 मार्च तक स्टार्टअप, इनोवेशन और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास के लिए थार पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन विषय पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो जो पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है वो आपके किया जाएगा IIT जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा भाई। स्टार्टअप, इनोवेशन एंड उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास के लिए थार पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन, ये आपके IIT जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 10 नंबर आपको दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वुमेन ऑफ जिंक अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वुमेन ऑफ जिंक अभियान है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो वो आ जाएगा आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा ये अभियान है वो प्रारंभ किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है। देसी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फार्म कहाँ पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित हुआ है। यानी जो देसी जो पशुओं की नस्लें हैं इनके संरक्षण करना, इनको संवर्धन करना, इसके लिए एक सेंटर बना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फार्म। ये आपके कहाँ पर स्थापित की जाएगी तो वो आ जाएगी आपके पाली के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है। एक 25 वर्षीय लड़का जिसका IQ 64 है उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो वर्ष दे रखा है 25 वर्षीय, IQ दे रखा है आपको 64 वर्ष। तो आपको पता ही है कि भाई मानसिक आयु बट्टा रियल यानी कि एक्चुअल आयु बराबर क्या होता है, IQ होता है। तो इसमें आपको ये मानसिक आयु आपको पूछी है और ये करंट आयु आपको 25 वर्ष दे रखी है, IQ आपको दे रखा है 64। तो आराम से इसको आप ज्ञात कर सकते हो। तो इसमें आप ज्ञात करोगे तो आपको मिलेगा 16 वर्ष इसमें आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। तो सृजनशील बालक की विशेषता कौन सी नहीं है तो वो आ जाएगी आपके दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता जो है, ये आपके सृजनशील बालक की विशेषता नहीं रहती है। जबकि सृजनशील बालक जो है वो विचारों में मौलिकता होती है, स्वायत्तता होती है और संवेदनशीलता भी होती है। लेकिन इसमें दूसरों के विचारों की जो अस्वीकार्यता है वो इसमें नहीं रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर आपको दे रखा है। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो आप देखते हो ना कि IQ है, बुद्धि लब्धि कितनी है, तो ये जो बुद्धि लब्धि शब्द है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो वो आ जाएगा आपके ईस्टर्न के द्वारा इसका सबसे पहले वो प्रयोग किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है। किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का भारतीय अनुशीलन तैयार किया था। तो कौन से भारतीय मनोवैज्ञानिक ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का भारतीय अनुशीलन है वो तैयार किया था। तो वो इसमें आ जाएगा आपके SK जो कुलश्रेष्ठ है इनके द्वारा है वो अनुशीलन तैयार किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सामूहिक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है। तो सामूहिक बुद्धि के व्यक्ति की कौन सी विशेषता नहीं है तो वो आ जाएगी आपके ऑप्शन नंबर 2 कि बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता, ये इसमें नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखा है। बुद्धि जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभवों से सीखने, विभिन्न तरह की तर्कणा में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता होती है। ये परिभाषा किसने दी है तो ये आपके निसेर एवं सहयोगियों के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा पद गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है तो वो आ जाएगा जो लाभ है ये आपके गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 19 नंबर आपको दे रखा है। बुद्धि से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा असंगत युग्म है। तो असंगत युग्म जो है वो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि बुद्धि का पास मॉडल जो है वो गार्डनर ने दिया था, ये इसमें गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20 नंबर आपको दे रखा है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणियों में
भिन्न भिन्न श्रेणियों की संज्ञा दी है, तो नीचे इन श्रेणियों के 4 अनुक्रम दिए गए हैं, इनमें से सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो सही अनुक्रम रहने वाला है वो आ जाएगा जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक होता है आपके जड़ बुद्धि, फिर आता है मंद बुद्धि, फिर आता है श्रेष्ठ उच्च बुद्धि, फिर आता है प्रतिभाशाली, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण नहीं है। तो बुद्धि का व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण कौन सा नहीं है, तो वो आ जाएगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है ये आपके इसमें अशाब्दिक परीक्षण नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 22 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विक कारक सिद्धांत के संदर्भ में जी कारकों की विशेषता नहीं है। तो जी कारकों की विशेषता द्विक कारक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सी नहीं रहती है, तो वो आ जाएगा आपके ये सीखे जाते हैं और इसलिए पर्यावरण में इन्हें अधिग्रहित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल आपके गलत हो जाएगा कि ये विशेषता आपके नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर आपको दे रखा है, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया, तो कौन सी चीज़ प्रस्तावित की है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, तो वो आ जाएगी आपकी बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमता या शामिल होती है, ये आपके हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है, तो वो इसमें आ जाएगा जो आर्मी बीटा टेस्ट होता है, ये आपके अशाब्दिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 25 नंबर आपको दे रखा है, बुद्धि जीवन की नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता है, उपयुक्त परिभाषा किसने दी है। तो उपयुक्त परिभाषा देने वाले आपके मिलेंगे स्टर्न के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 26 नंबर आपको दे रखा है, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो बुद्धि के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा बुद्धि में परिमार्जन व परिवर्तन असंभव है, ये इसमें आपके सही नहीं रहने वाला है। जबकि बुद्धि लिंग भेद नहीं करती है, बुद्धि केवल ज्ञान व स्मृति नहीं होती है, और बुद्धि ज्ञान व स्मृति नहीं होती है और यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, तो ये तीनों आपके सही है, लेकिन 2 नंबर कथन इसमें गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर आपको दे रखा है, जे.पी. गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तावित बौद्धिक विशेषता की संक्रिया विमा का भाग नहीं है। तो संक्रिया विमा का भाग कौन सा नहीं रहता है, तो वो आ जाएगा आपके दृष्टि जो है वो इसका भाग नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 28 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कर सत्य कोट का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दे रखे हैं सिद्धांत और सूची 2 में दे रखे हैं सिद्धांत के प्रवर्तक, जिसमें मैं बहुत जल्दी क्लास लेके आने वाला हूं कि एक तरफ आपको सिद्धांत होंगे पूरे और सामने उसको जिसने प्रतिपादित किया है, जिसने सिद्धांत दिया है उनका नाम लिखा होगा, यानी कि एक ही क्लास में सारे सिद्धांत और प्रतिपादक है वो कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए। तो इसमें आपके सबसे पहले सिद्धांत दे रखा है आपके समूह कारक सिद्धांत। तो समूह कारक का जो सिद्धांत है वो आपका आता है लुई थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। दूसरा दे रखा है सैम्पलिंग सिद्धांत। तो सैम्पलिंग सिद्धांत देने वाले आपको मिलेंगे G.H. थॉमसन के द्वारा दिया गया था। फिर आता है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था आपके हार्वर्ड गार्डन के द्वारा। फिर आता है आपके बहुकारक सिद्धांत, तो ये देने वाला आते हैं आपके थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, यानी कि 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 29 नंबर आपको दे रखा है, भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालकों पर करते हैं। तो भाटिया जो बुद्धि परीक्षण का प्रयोग होता है वो कौन सी आयु वर्ग के लिए होता है, तो वो आ जाएगा 11 से लेकर 16 आयु वर्ग के बच्चों पर भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर आपको दे रखा है, संवेगात्मक बुद्धि का योग्यता मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपका जाएगा सेलोवी और मेयर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से वह बालक जिनका निष्पादन मानक के ऊपर अथवा नीचे इस प्रकार विचलित होता है कि उनके अध्यापन हेतु विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, तो वो बच्चे आते हैं आपके भाई विशिष्ट बालक रहते हैं इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसमें विशिष्ट बालक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 32 नंबर आपको दे रखा है, जब विद्यालय की कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है एवं जिसकी अभिरुचि एवं अभिवृत्ति विस्तृत है वह है, तो जिसकी रुचि और अभिवृत्ति विस्तृत होती है वो आपको इसमें मिलेगा कि प्रतिभाशाली बालक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 33 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से बाल अपराध का कारण नहीं है। तो बाल अपराध का कौन सा कारण नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके परिवार के सदस्यों का
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना ये आपके बाल अपराध का कारण नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से बाल अपराध के उपचार हेतु निरोधात्मक विधियों में सम्मिलित नहीं है। तो निरोधात्मक विधियों में सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके पुनर्वास विधि जो है ये इसमें आपके निरोधात्मक विधियों में शामिल नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण की उपस्थिति की संभावना तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो उसमें आपके अभिसारी जो चिंतन है इसकी है वो कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से संभावना है वो कम पाई जाती है कि बच्चा अभिसारी चिंतन वाला हो, इसकी है वो कहते हैं ना कि तो संभावना है वो कम रहती है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 35 हो गया। 36 नंबर आपको दे रखा है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सा व्यूह रचना कार्य करेगी। तो मानसिक रूप से जो पिछड़े हुए बालक है उनके लिए आपके कार्यों को मूर्त रूप से समझाना चाहिए उनको, यानी कि उनको मूर्त रूप से यानी कि करके सिखाना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकली द्वारा उस बच्चों को आपको समझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 37 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में जनजातीय विकास हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो वो आ जाएगा शहरिया समग्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 12 जिले में शहरिया विकास कार्यक्रम संचालित है। तो 12 जिले के अंदर जो शहरिया विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है वो कौन कौन से एरियो में है या कौन कौन सी पंचायत समिति में है। तो वो आ जाएगा किशनगढ़ 12 और शाहबाद जो 12 पंचायत समिति है, यहाँ पे आपके शहरिया विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि 12 के किशनगंज और शाहबाद के अंदर ही शहरी जनजाति निवास करती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 39 नंबर आपको दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। तो नगरीय क्षेत्र में इससे आ जाएगा आपके 3.5% जो लोग हैं वो आपके नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं भाई, यानी कि शहरी लोग हैं भाई 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 क्वेश्चन दे रखा आपको, निम्नलिखित कार्यक्रम और संचालित वर्ष में से असुमेलित युग्म है। तो असुमेलित युग्म कौन सा है। तो बीखरी जनजाति विकास कार्यक्रम 1979 सही है, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1978-79 बिल्कुल सही है, शहरिया विकास कार्यक्रम 1997-98 ये आपके इसमें गलत आ जाएगा, और प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 2024 के अंदर ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके तीसरा ऑप्शन है वो असत्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा है, आदिवासी समुदाय में केलड़ी, कटौती और चाटू आदि है। तो वो आपका जाएगा दैनिक उपयोग में लेने वाले बर्तन जो है उन्हें आपके केलड़ी है, कटौती है और चाटू भी कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में विभिन्न जनजातियों के निवास क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा है वो सत्य नहीं है। तो भाई आपके जनजातियों के निवास के बारे में कुछ आपको दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं, इसमें कौन सा है वो सत्य नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो पहला दे रखा है, डामोर जनजाति मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में निवास करती है। तो डामोर जनजाति पूर्वी राजस्थान में नहीं है भाई, दक्षिण राजस्थान के अंदर है। तो ये आपके पहला ही इसमें आपके सत्य नहीं होगा। दूसरा दे रखा है, भील और मीणा करीब करीब राज्य के सभी जिलों में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। गरासी जनजाति प्रमुखतः सिरोही जिले की आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों में सीमित है, बिल्कुल ये भी सही है। जो गरासी जनजाति है वो आपको सिरोही जिले की जो आबू रोड और पिंडवाड़ा पंचायत समिति तहसीलें आती है उसी के अंदर निवास करती है। और शासी समुदाय जो है भरतपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में खानाबदोश जीवन है वो व्यतीत करते हैं, बिल्कुल सही है। शासी जनजाति भरतपुर में, गरासी आपका आएगा सिरोही में, भील और मीणा जो है ये आपके लिए उदयपुर है, जयपुर है, मतलब थोड़े सब जगह पे ये बिखरे हुए हैं। तो ये आपके तीनों कथन सत्य है, लेकिन पहला कथन आपके इसमें असत्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर आपको दे रखा है, भील समुदाय के संदर्भ में निम्न में से असुमेलित युग्म है। तो भील समुदाय के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा आपके असुमेलित है उसका चयन करना है भाई। तो पाल जी या फिर गमेती जो है इसे पंचायत का मुखिया कहा जाता है। पाल 8-10 मकानों का समूह, तो ये आपके इसमें हो जाएगा असुमेलित। दापा, तो वधु का जो मूल्य होता है उसे दापा कहा जाता है। जाड़िया, पुरुषों में सापा के ऊपर पहने जाने वाला जो रंगीन पट्टी होती है उसे जाड़िया भी कहा जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 है वो असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर, कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। तो कंजरों की जो आराध्य देवी है वो आपको मिलेगी चौथ माता, जो कि सभी माधोपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 45 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार या के आधार पर जनजातीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं आपको जनगणना 2011 के अनुसार, उस पर आपको विचार करना है भाई, ठीक है ना। पहला कथन आपको दे रखा है,
कि सर्वाधिक जनजातीय लिंगानुपात डूंगरपुर जिले में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत देखा जाए तो बांसवाड़ा में दर्ज की गई है, वो भी सही है। न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या बीकानेर जिले में दर्ज की गई, ये भी आपके सही है भाई। तो सर्वाधिक जनजातीय लिंगानुपात डूंगरपुर में है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या देखी जाए प्रतिशत के अकॉर्डिंग तो वो आपको बांसवाड़ा मिलेगी, और न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या जो है वो आपको बीकानेर जिले में मिलने वाला है। यानी कि तीनों ही कथन आपके सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 46 नंबर आपको दे रखा है। जनगणना 2011 के आधार पर निम्न में से कौन सा जिला राज्य की कुल जनसंख्या में 1% से भी अधिक जनजातीय जनसंख्या अंश रखता है? तो 1% से भी अधिक जनजातीय जनसंख्या अंश रखता है वो आपको मिलेगा झुंझुनू जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर। राजस्थान में जनजातीय उपयोजना में पूर्ण रूप से सम्मिलित उपयुक्त जिला युग्म है। तो जनजातीय उप योजना जो है वो कौन कौन से जिलों में चलाई जा रही है या कौन कौन से जिले इस योजना के तहत शामिल रहते हैं? तो वो आपको मिलेगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है। तो परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो 18 जिलों के 44 लघु खंडों में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर। राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का संख्या के आधार पर निम्न में से व्यवस्थित अवरोही क्रम है। तो जो अनुसूचित जनजातियाँ है इसका संख्या के आधार पर जो इनका व्यवस्थित अवरोही क्रम रहता है वो आपको रहता है सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति है, उसके बाद भील है, उसके बाद गरासिया है, उसके बाद शहरिया जनजाति है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि निम्नलिखित प्रथा रीति रिवाज संबंधी जनजाति में से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो इसमें जो आपको दे रखा है मोरनी मांडना, ये आपके रहती है मीणा जनजातियों के अंदर, बिल्कुल सही है। कुकड़ी रस्म जो होती है वो आपके सांसी जनजातियों के द्वारा की जाती है। और हाथी वेडो जो है ये आपके कंजरों की नहीं होती है, जबकि ये भीलों के अंदर होता है। हाथी वेडो विवाह होता है, एक विवाह के अवसर पर नृत्य वगैरह गीत वगैरह होते हैं, वो हाथी वेडो का जाता है। और हुर्रे जो है ये आपकी गरासियों की रहती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीसरा आपके ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 51 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः उदयपुर के कोटड़ा व झाड़ोल में निवास करती है? तो उदयपुर के कोटड़ा व झाड़ोल में निवास करने वाली जनजातियाँ कौन सी है? तो वो आपको रहेगी कथोड़ी जनजाति जो है वो उदयपुर के कोटड़ा और झाड़ोल में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्र परिवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान किया गया है? तो इस कार्यक्रम के तहत आपको मिलेगा कि 15 वर्ष व इससे अधिक आयु के जो व्यक्ति है उसको साक्षर करने का है वो उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1 से 11 के दौरान जो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो आपको देखने को मिलेगी 1.5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कर में से कितनी है? तो कार्य सहभागिता जो दर है वो आपको मिलेगी 43.6% दर इसमें रहने वाली है भाई। यानी कि अगर आप देखो कि 100% जनसंख्या होती है पूरी, तो इसमें से 43.6% जनसंख्या जो है वो काम करती है, बाकी यह जनसंख्या बैठे बैठे खा रही है भाई। तो इसमें 43.6% जनसंख्या वो कार्य सहभागिता दर कर में से इतनी रहती है भाई, इसकी राजस्थान की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 10.4% है। तो ये भाई आपके देश की जनसंख्या का 10.4% नहीं है, ये आपके 10.4% आंकड़ा है, ये इसके क्षेत्रफल का रहता है। यानी कि भारत के क्षेत्रफल का जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 10.4% रहता है। तो ये पहला आपको हो जाएगा असत्य है। दूसरा दे रखा है राज्य विश्व की जनसंख्या का 1% अंक रखता है, बिल्कुल सही है, 1% अंक है वो। जनसंख्या में देखा जाए तो विश्व की जनसंख्या अगर आप 100% मानते हो तो उसका 1% जनसंख्या जो है वो राजस्थान में निवास करती है भाई। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर। जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक तथा न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक कार्यशील और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाले जिले कर में से कौन से हैं? तो वो आपको मिलेगा, सर्वाधिक आ जाएगा प्रतापगढ़ और न्यूनतम आ जाएगा जयपुर। तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या तो आपका आ जाएगी प्रतापगढ़ के अंदर, और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या तो वो आ जाएगी जयपुर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा भाई, 57 नंबर आपको दे रखा है।
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 2016 से 20 में जन्म के समय जीवन प्रतिशत थी। तो 2016 और 16 से 20 के मध्य जो जन्म में के समय जीवन प्रतिशत थी वो आपको मिलती है 69.4 वर्ष, यानी कि उस समय लोग है वो 69.4 यानी कि लगभग 69.5 वर्ष है वो जीते थे पहले। राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर निम्न में से सत्य कथन नहीं है। तो सत्य कथन कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो कोटा में दर्ज की गई, बिल्कुल सही है। राज्य की साक्षरता दर है वो दर में वृद्धि दर्ज की गई, वो भी सही है। और सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाली जिले में दर्ज की गई, ये आपके गलत आ जाएगा। न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता दर है वो जालौर जिले में दर्ज की गई, वो भी बिल्कुल सही है। यानी कि जालौर में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जॉब सर्वाधिक है वो जालौर वाले ही ले रहे हैं भाई। तो इसमें आपके तीसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 59 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नज़दीक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो इसमें आपको मिलेगा टोंक व सिरोही जो है वो राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व के लगभग नज़दीक जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं जनगणना के बारे में, उस पर आपको विचार करना है। पहला आपको दे रखा है लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई है, तो ये आपको जो है गलत। लिंगानुपात में कमी दर्ज तो नहीं की गई। शिशु लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई, ये भी आपको जो है गलत है। और दशकीय वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है, तो ये आपके इसमें हो जाएगा सही। जो कमी दर्ज हुई है दशकीय वृद्धि दर जो है इसमें आपको कमी देखने को मिली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि केवल सी सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर आपको दे रखा है। SRS बुलेटिन सितंबर 2025 के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर दर्ज की गई। तो प्रति जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर जो है वो आपके दर्ज किए गए 29, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 62 नंबर आपको दे रखा है। 1981 के पश्चात राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर डैश 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 है। तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है वो आप कह सकते हैं कि निरंतर कमी आ रही है, यानी कि राजस्थान जनसंख्या दर में निरंतर है वो कमी आ रही है 1981 के पश्चात, ठीक है ना। तो निरंतर कमी आ रही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 में राज्य के कितने जिलों में 27% से अधिक दशकीय वृद्धि दर है वो दर्ज की गई है? तो 27% से अधिक जो वृद्धि दर्ज की गई है वो आपको मिलेंगे 3 जिलों के अंदर है वो दशकीय वृद्धि दर है वो 27% से भी अधिक है वो दर्ज की गई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राज्य के कौन से जिलों में ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक दर्ज किया गया? तो 1000 से अधिक जो लिंगानुपात है वो आपके पाली जिले के अंदर दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 नंबर। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो 100 से कम जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका रहता है बाड़मेर जिले का भाई। बाड़मेर जिला है, बीकानेर जिला है और जैसलमेर जिला है। इन तीनों की जो आपके आता है जनसंख्या घनत्व है वो 100 से कम रहता है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 आपको दे रखा है कि राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत रखता है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है वो अजमेर जिले के द्वारा रखा जाता है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 67 आपको दे रखा है। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है वो आपके रहता है झुंझुनू जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कितने जिले 35 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं? तो 35 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो आपको मिलेंगे। राजस्थान में 3 जिले ऐसे हैं जिसमें 35 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले का दर्ज किया गया? तो जो नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है वो आपके रहेगा जैसलमेर जिला भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 नंबर आपको दे रखा है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात 0 से लेकर 6 आयु वर्ग था। तो राजस्थान का जो बाल लिंगानुपात है
वो आपका रहता है 888, यानी कि 888 जो है ये आपके बाल लिंगानुपात रहता है। और बाल लिंगानुपात 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के बीच में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 71 नंबर आपको दे रखा है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को ज़्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित कीजिए, यानी कि ज़्यादा से कम की और इनको आपको व्यवस्थित करके लिखना है। तो वो इसमें आ जाएगा कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। ये आपके ज़्यादा से कम की ओर व्यवस्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 72 आपको दे रखा है कि सूची 1 को सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में आपको दे रखा है योजनाएं, योजना का नाम। सूची 2 में आपको दे रखा है संबंधित विभाग, और इसमें आपको सुमेलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको जो योजना दे रखी है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो वो आपके रहती है उद्यानिकी विभाग, यानी कि पहले में आ जाएगा 2। फिर आपको दे रखा है कर्म भूमि से मातृभूमि की योजना, तो ये आपके जो रहती है वो आ जाएगी भू जल अभियान चलाया जा रहा है कि कर्म भूमि से मातृभूमि की योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। फिर दे रखा आपके अटल प्रगति पथ, तो अटल प्रगति पथ जो है वो आपके इसमें आ जाएगा सार्वजनिक निर्माण का जो विभाग है वो इसमें आपके रहने वाला अटल प्रगति पथ, यानी कि फिर आ जाएगा 3 नंबर। फिर आपको दे रखा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, तो ये आपका आ जाएगी स्वायत्त शासन विभाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें आपको 2, 4, 3 एक कौन से विकल्प में है देखो, तो 2, 4, 3 एक ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 73 आपको दे रखा है। नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है। तो वो अभियान आ जाएगा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ये चलाया जा रहा है अभी जो नवीन शिक्षा नीति आई है उसको लागू करने के लिए, उसे क्रियान्वयन करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है वो संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 74 आपको दे रखा है। NFSA में नवीन परिवारों को जोड़ने की समावेशन श्रेणी में शामिल है। तो नवीन परिवारों को जोड़ने की जो समावेशन श्रेणी है इसमें आपके समावेशन रहते हैं कि ऐसे परिवार जो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से लाभान्वित होते हैं, इनको जोड़ने का श्रेणी है वो शामिल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 75 आपको दे रखा है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किस दिनांक तक लागू रहेगी। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है वो आपकी 31 मार्च 2026 तक लागू रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 76 आपको दे रखा है। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में जो असत्य कथन है वो देखो कौन सा आता है कि ये योजना 1 अगस्त 2024 से लागू की गई, बिल्कुल सही है। लाडो प्रोत्साहन जो योजना है वो आपकी 1 अगस्त 2024 से लागू हुई थी। इसकी योजना अवधि 252 माह होगी, बिल्कुल सही है। योजना अवधि जो है वो 252 माह रहने वाली है। इसका नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग है, ये आपके इसमें गलत आ जाएगा। इसके अंतर्गत बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश देने पर 4000 रुपये की राशि दी जाएगी, वो भी सही है। लेकिन जो इसकी नोडल एजेंसी आती है, नोडल विभाग आता है, ये इसमें गलत दे रखा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 77 आपको दे रखा है। प्रधानमंत्री आयुष भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री आयुष भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की जो शुरुआत है वो आपकी होती है 25 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 78 आपको दे रखा है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान निम्न में से किस जिले में संचालित नहीं है। तो कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है वो आपके जल भरण से संबंधित रहता है, तो वो कौन से ज़िले में संचालित नहीं किया जा रहा है। तो सीकर जिला इससे आपके बाहर है, अभी तक इसमें है वो संचालित नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 79 आपको दे रखा है। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सम्मिलित नहीं है। तो स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग है वो सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपके पंचायती राज विभाग सम्मिलित है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी सम्मिलित है, राजस्व विभाग सम्मिलित है, लेकिन जो स्वायत्त शासन विभाग है ये इसमें आपके सम्मिलित नहीं रहता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 नंबर आपको दे रखा है। स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर की स्थापना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो स्वच्छता जो परिसर है इसकी स्थापना के लिए आपकी राशि रखी गई है, 3 लाख राशि का प्रावधान किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 81 आपको दे रखा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत वर्ष 2023-24 में कितने ग्रामों का चयन किया गया। तो वो आ जाएगा 5135 गाँव का चयन है वो इसके तहत किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 82 नंबर आपको दे रखा है। राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम
अटल ज्ञान केंद्र में अटल ज्ञान केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, यानी कि जो राज्य की जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है अटल ज्ञान केंद्र, इसके तहत जो अटल ज्ञान के जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो वो आपको मिलेगा ग्राम पंचायत का जो मुख्यालय है वहाँ पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2001 की जनगणना के आधार पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में डैश 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 या इससे अधिक आबादी वाली संपर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ना होता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 250 या फिर 250 से अधिक अगर लोग रहते हैं तो उसको आपको सड़कों से जोड़ना होगा। ये इसमें योजना रखी गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2001 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का विज़न क्या था, तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है शहरी, इसका विज़न रहता है कि सबके लिए आवास, यानी कि जो भी है उन सब के लिए आवास होना ज़रूरी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में पात्र लाभार्थियों को बैंक ऋण पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का ब्याज अनुदान देय होगा, तो वो ब्याज अनुदान जो है वो आपके इसमें रहेगा 7% का ब्याज अनुदान देय होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है, पीएम विश्वकर्मा योजना में सम्मिलित ट्रेंड नहीं है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कौन सा जो व्यवसाय है जो ट्रेंड है वो इसमें सम्मिलित नहीं रहता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके जो प्लम्बर का जो काम है वो इसके योजना के तहत है वो शामिल नहीं किया गया, जबकि नाई इसमें शामिल है, दर्जी इसमें शामिल है और धोबी भी इसमें शामिल है, लेकिन प्लम्बर को इससे बाहर रखा गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 आपको दे रखा है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो जल जीवन मिशन के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से असत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करना है। इसका आरंभ है वो 15 अगस्त 2021 को किया गया था, ये पहला ही कथन इसमें असत्य हो जाएगा। इसकी योजना अवधि 2028 तक रहेगी, बिल्कुल सही है। केंद्र राज्य का वित्त पोषण 50-50 बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना है, ये भी इसमें सही है, लेकिन इसका शुभारंभ जो है वो आपके 15 अगस्त को नहीं किया गया था, यह कथन आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 आपको दे रखा है, अमृत मिशन में AMRUT का पूरा नाम क्या है, तो अमृत मिशन में इसका जो पूरा नाम रहता है वो आ जाएगा आपके अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इसकी आपके फुल फॉर्म रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है, पंचगौरव कार्यक्रम का नोडल विभाग कौन सा है, तो पंचगौरव जो कार्यक्रम है इसका जो नोडल विभाग कौन सा रहता है वो आपका जाएगा इसमें आयोजना विभाग जो है वो पंचगौरव कार्यक्रम का नोडल विभाग है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर आपको दे रखा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और सत्य कोड कौन से उसका आपको चयन करके भी लिखना है भाई। तो पहला आपको कोड दे रखा है कि इस योजना के तहत ऐसे परिवार जो स्वयं गरीबी मुक्त हो गए उनको आत्मनिर्भर परिवार कार्ड तथा 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, तो ये इसमें असत्य कथन हो जाएगा। दूसरा दे रखा है, इसमें विभाग द्वारा नियमित त्रैमासिक रैंकिंग के अनुसार पहली, दूसरी, तीसरी रैंक प्राप्त करने वाले जिलों को कर में से 50 लाख, 35 लाख और 25 लाख रुपए वार्षिक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो ये इसमें आपके बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका वो करेक्ट हो जाएगा कि केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 आपको दे रखा है, सील, वालरस और कस्तूरी बैल आदि वन्य जीव पाए जाते हैं, तो सील है, वालरस है और कस्तूरी बैल जो है आदि वन्य जीव है वो कौन से जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं, तो वो आपके इसमें आ जाएगा टुंड्रा वनों में पाए जाते हैं भाई। तो सील है, वालरस है और कस्तूरी जो बैल है वो आपको टुंड्रा वनों में देखने को मिलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 92 आपको दे रखा है, निम्नलिखित स्थानबद्ध प्रजातियां और संबंधित क्षेत्र में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले दे रखा है टोडो पक्षी, तो यह आपके मॉरिशस में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है लेमूर, तो लेमूर आपको मिलेगा मेडागास्कर का जो द्वीप है यहाँ मिलने वाला है, बिल्कुल सही है। और तीसरा दे रखा है मेटा सिकोया अमेजोन बेसिन, तो ये आपके इसमें सत्य हो जाएगा। नीलगिरी तहर, ये आपके पश्चिमी घाट में जो नीलगिरी पहाड़ है वहाँ पर मिलेगा, तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो इसमें असुमेलित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 आपको दे रखा है, निम्नलिखित दिवसों का काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित क्रम पहचान कीजिए, यानी कि निम्नलिखित जो दिवस आपको दे रखे हैं उसका किस अकॉर्डिंग वो आता है वर्ष में, उसके कालक्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है भाई। तो सबसे पहले जो आएगा वो आपका रहेगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि वेटलैंड दिवस जो है वो आपको पता है 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये आपके सबसे पहले रहने वाला है, यानी कि बी आ जाएगा। इसके बाद आपके आ जाएगा विश्व वन्य जीव दिवस, यानी कि ए आ जाएगा।
इसके बाद आपके रहने वाला है विश्व वानिकी या वन दिवस यानी कि डी आ जाएगा। इसके बाद आएगा जैव विविधता दिवस यानी कि आपके सी आ जाएगा। जैव विविधता दिवस जो है वो आपके 22 मई को मनाया जाता है। तो इसमें आपके BADC यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपके इसमें सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 94 आपको दे रखा है, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा स्व स्थानीय संरक्षण क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो स्व स्थानीय संरक्षण क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके जो वनस्पति उद्यान है ये आपके स्व स्थानीय संरक्षण क्षेत्र में सम्मिलित नहीं रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 95 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। सूची 1 में दे रखा है IUCN प्रजाति, सूची 2 में दे रखा है संबंधित जीव। तो पहला आपको दे रखा है कि सूची में लुप्त प्रजाति है वो कौन सी है। तो लुप्त प्रजाति के तहत आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जो लुप्त प्रजातियां इसमें आपके रहती है, तो एक तरफ दे रखा है IUCN प्रजाति यानी कि जैसे होती है ना भाई लुप्त है, संकटग्रस्त है, ये आपके इसमें रहती है। और सामने दे रखा है कि कौन सा जीव है जो इस श्रेणी के अंतर्गत या इस प्रजाति के अंतर्गत मतलब रहता है। तो इसमें सबसे पहला जो आपको दे रखा है लुप्त जो है, तो लुप्त अगर आप देखो जाएगा तो वो इसमें जो एशियाई चित्ता है या फिर गोल्डन जो डॉट है ये आपको देखा जाएगा तो लुप्त प्रजातियों के अंदर आ गई, यानी कि बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी है, अब ये देखने को नहीं मिल सकती आपको। फिर आता है इसमें संकटग्रस्त, तो संकटग्रस्त जो है ये आपके इसमें रहता है गैंडा है, काला हिरण है, ये आपके अभी संकटग्रस्त है यानी कि अभी संकट के अंदर है और अगर ध्यान नहीं दिया गया टाइम पर तो ये भी आपके लुप्त की श्रेणी में चली जाएगी। फिर आपके आता है सुभेद्य, तो सुभेद्य जो है ये आपके इसमें रहता है एशियाई हाथी, लाल पांडा जो है ये आपके सुभेद्य में पाए जाते हैं। और दुर्लभ जो है इसमें आ जाएगा आपके जो हिमालयन भूरा भालू आता है वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ होता है, कभी कभी दर्शन देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 96 आपको दे रखा है, वर्तमान में विश्व में कुल हॉट स्पॉट स्थल है। तो वर्तमान में देखा जाए तो विश्व में कितने हॉट स्पॉट स्थल है, तो वो आपको मिलेंगे 36 हॉट स्पॉट स्थल पाए जाते हैं अभी वर्तमान में विश्व के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 97, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के महाविविधता केंद्र में सम्मिलित नहीं है। तो विश्व के जो महाविविधता केंद्र है इसमें आपके ग्रीनलैंड है वो सम्मिलित नहीं रहता है, बाकी सभी इसमें सम्मिलित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है, बोन लोटस सेंचुरी यानी कि थाईलैंड प्रसिद्ध है। तो बोन लोटस जो सेंचुरी आपके थाईलैंड में पाई जाती है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो आ जाएगा हाथी संरक्षण क्षेत्र के रूप में ये प्रसिद्ध रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा है, निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्क और अवस्थिति में से असुमेलित युग्म है। तो इसमें जो असुमेलित युग्म आपके रहने वाला है वो आ जाएगा आपके गलाउकोस नेशनल पार्क जो चिल्ली के अंदर है, ये इसमें आपके असुमेलित रहने वाला है भाई। बाकी येलोस्टोन नेशनल पार्क USA में स्थित है, सलोगा नेशनल पार्क कांगो में स्थित है, तरंगगिरी नेशनल पार्क तंजानिया में स्थित है, लेकिन गलाउकोस जो नेशनल पार्क है ये आपके चिल्ली में स्थित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक सींग वाला गैंडा संरक्षण स्थल के रूप में प्रसिद्ध संरक्षण क्षेत्र है। तो एक सींग वाला जो गैंडा है वो आपको काजीरंगा असम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है और ये आपके एक सींग वाले गैंडों का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 आपको दे रखा है, भारत के कितने जैवमंडल आगार यूनेस्को के MBA यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर में शामिल है। तो भारत के कितने जैवमंडल आगार शामिल है इसमें, तो वो आ जाएगा आपके 12 जैवमंडल आगार इसमें शामिल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। तो सूची 1 में आपको दे रखी है सेंचुरी, सूची 2 में दे रखे हैं संबंधित अवस्थिति, तो इसमें आपको सम्मिलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है सेंडर रो फार्म, तो सेंडर रो फार्म जो है वो आपको मिलेगा कनाडा के अंदर, यानी कि पहले में आ जाएगा 3। फिर दे रखा है आपको सैन विल्ड वाइल्ड लाइफ, तो सैन विल्ड जो वाइल्ड लाइफ है ये आपको मिलने वाली है दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, यानी कि आ जाएगा 1। फिर दे रखा है आपको टिगी विकल्स वाइल्ड लाइफ, तो टिगी विकल्स जो वाइल्ड लाइफ है ये आपको मिलने वाली है भाई, इसमें आ जाएगा आपके UK के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर दे रखा है लॉन पाइन कोला जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाला है, यानी कि 2 नंबर। तो 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 103 नंबर आपको दे रखा है, डैश 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 एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसका उद्देश्य पक्षियों और प्राणियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना है, तो वह आ जाएगा आपके CITTES जो है
ये ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ये रहता है कि पक्षियों और प्राणियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 104 आपको दे रखा है, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित सर्वप्रथम रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सर्वप्रथम जो रामसर हुआ था वो आपके 2 फरवरी 1971 को आयोजित किया गया था, जो कि ईरान के रामसर नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से जैव सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल है? तो जैव सुरक्षा से संबंधित जो प्रोटोकॉल है वो आपको मिलता है कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है वो जैव सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आकार का सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र है? तो वो आ जाएगा जो कोर क्षेत्र है वो सबसे संरक्षित क्षेत्र रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है? तो असत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है, जैसे जैव विविधता से संबंधित प्रथम सम्मेलन जनेवा में आयोजित हुआ था, ये आपके असत्य रहने वाला है। बाकी महाविविधता के अंदर सर्वाधिक प्रजातियां विविधता वाला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। जैव विविधता दिवस 2025 की थीम प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, बिल्कुल सही है। विश्व का प्रथम जैव मंडलीय आरक्षण 1980 में हुआ था, ये भी आपके सही है, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है वह असत्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 108 आपको दे रखा है, मॉस लाइकेन वनस्पति प्रमुखतः कौन से वनों में पाई जाती है? तो जो मॉस है, लाइकेन जो वनस्पतियां हैं, ये मुख्यतः आपके टुंड्रा वनों में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है, निम्नलिखित घास स्थल और अवस्थिति में से असुमेलित युग्म है? तो इसका जो असुमेलित युग्म है वो आ जाएगा वेल्ड और दक्षिण अफ्रीका, ये इसमें आपके सुमेलित नहीं है। जबकि कैंटबरी न्यूजीलैंड में, पेरिस घास के मैदान यूएसए व कनाडा के अंदर है, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना के अंदर स्थित है, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। तो ये आपके ऑप्शन नंबर पहला इसमें असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 110 आपको दे रखा है, शीतोष्ण कोणधारी वन के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है? तो शीतोष्ण जो कोणधारी वन होते हैं उनके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है। इन वनों में एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये वन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, ये भी सही है। इन वनों को बोरियल वन भी कहा जाता है, ये भी सही है। ये वन 60 डिग्री अक्षांश के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं, तो ये आपके गलत हो जाएगा भाई। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है वह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 116 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय घास का स्थल नहीं है? तो उष्ण कटिबंधीय जो घास का स्थल नहीं रहता है वो आपका जाएगा अल्फा जो है, ये कोई घास का मैदान नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं वन, सूची 2 में दे रखे हैं प्रमुख वृक्ष, तो इसमें आपको सुमेलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो आपको मिलेंगे रोजवुड और महोगनी के अंदर, यानी कि पहले में आ जाएगा आपके 4, पहले में आ गया आपके 4। फिर दे रखा है टेंगा वन, तो टेंगा वन आपको मिलेंगे देवदार व जो चीड़ के वृक्ष है ये आपके टेंगा वनों के अंदर प्रमुखतः वृक्ष रहते हैं भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा आपके विकल्प नंबर 1। फिर दे रखा है शीतोष्ण चौड़ी पत्ती के वन, तो शीतोष्ण चौड़ी पत्ती के जो वन है वो आपको मिलने वाला है, इसमें आ जाएगा कि जो ओक और जो मेफुल है ये आपके शीतोष्ण चौड़ी पत्ती के वन, यानी कि इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर दे रखा है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन, तो वो आ जाएगा आपके साल और जो सागवान है ये आपके उष्ण कटिबंधीय मानसूनी और पतझड़ी वन पाए जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपके 3। तो 4 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय वनस्पति से संबंधित क्षेत्र है? तो भूमध्य सागरीय वनस्पति से संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं वो आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो ये इसके तहत आपके रहती है। दूसरा दे रखा है मध्य चिली, ये भी आपके भूमध्य सागरीय वनस्पति रहती है। तीसरा आपको दे रखा है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी और पश्चिमी जो क्षेत्र है इसमें भी आपके भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है, तो ये भी आपके सही है। फिर दे रखा है दक्षिणी कैलिफोर्निया, तो यहाँ पर भी आपके दक्षिणी जो कैलिफोर्निया है इसमें भी भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है, यानी कि A B C D चारों इसमें आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 4 नंबर 114 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय या कांटेदार वन क्षेत्र से संबंधित स्थल नहीं है, यानी कि कौन सा स्थल है वो मरुस्थलीय और कांटेदार वन क्षेत्र से संबंधित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो वो आ जाएगा गोबी का जो मरुस्थल है मंगोलिया के अंदर,
वो इसमें आपके कांटेदार और मरुस्थलीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 आपको दे रखा है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए और सत्यकूट का चयन भी आपको करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है इन वनों का सर्वाधिक विस्तार ब्राज़ील के अमेजोन बेसिन में है। बिल्कुल सही है भाई, इनका जो सर्वाधिक विस्तार है वो आपको ब्राज़ील के अमेजोन वन के अंदर मिलने वाले हैं और ये वन औसतन 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये इसमें आप गलत हो जाएगा। इन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा या कार्बन सिंक के उपनाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है, इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं या फिर कार्बन सिंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपके सही हो जाएगा, यानी कि ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 116 आपको दे रखा है, निम्नलिखित यानी कि विश्वत रेख के सदाबहार वन क्षेत्र और प्रमुख जनजाति में से सही सुमेलित युग्म है। तो इसमें जो सही सुमेलित युग्म है कांगो बेसिन अफ्रीका जो पिग्मी है, बिल्कुल सही है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर सेमांग और सकई जो जनजातियाँ रहती है वो इसमें निवास करती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति निवास करती है, बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो सुमेलित रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 117 आपको दे रखा है, भूमध्य सागरीय वनस्पति को भूमध्य सागरीय तट पर किस उपनाम से जाना जाता है। तो भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है इसको भूमध्य सागरीय तट पर किस उपनाम से जाना जाता है, तो वो आपका जाएगा इसमें मोकवी और गैरिक जो है इस नाम से जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाद्वीपों के पूर्वी भागों तथा हिमालय के निचले भागों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले वन है। तो हिमालय यानी कि पूर्वी भागों और हिमालय के जो निचले भाग है इसमें 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री की अक्षांशों के मध्य जो पाए जाने वाले वन है उसे कहते हैं शीतोष्ण चौड़ी पत्ती के वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है, हिमालय यव है। तो हिमालय जो यव है ये आपके इसमें रहता है, एक औषधीय कैंसर रोधी पौधा होता है भाई, यानी कि हिमालय युव जो है ये क्या होता है, औषधीय कैंसर रोधी पौधा होता है जिससे कैंसर का इलाज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 120 आपको दे रखा है, टुंड्रा वनों का सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र किस देश में पाया जाता है। तो टुंड्रा क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार आपको रूस के अंदर देखने को मिलेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 121 आपको दे रखा है, सेजब्रश बफेलो और ब्लेजिंग स्टार घास प्रमुखतः पाई जाती है। तो बेज ब्रश बफेलो और जो ब्लेजिंग घास है प्रमुखतः कहाँ पर पाई जाती है, तो वो आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में या घास के स्थलों में ये घास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 122 आपको दे रखा है, फॉकलैंड घास स्थल मुख्यतः पाए जाते हैं। जो पार्कलैंड घास के मैदान हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आ जाएगा आपके दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं पार्कलैंड घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 आपको दे रखा है, शैलवास है। तो शैलवास क्या रहते हैं, तो इसमें आपके जो शैलवास है वो आ जाएगा सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा जो वर्षा वन है इनको शैलवास के नाम से भी जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 124 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित बायोम का प्रकार और पेड़ों का प्रकार में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें जो टेंगा वन बायोम दे रखा है इसका आपके डाईवुड नहीं होने वाला, तो ये इसमें आपके असुमेलित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है, निम्न में से किसे बंद सवाना भी कहते हैं। तो बंद सवाना के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा वुडलैंड या वन प्रदेश जो सवाना है इनको बंद सवाना के नाम से भी जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 126 आपको दे रखा है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय किस वर्ष अजमेर का शासक बना था। तो पृथ्वीराज तृतीय जो है वो आपके बने थे 1137 के अंदर अजमेर का शासक बना था, जैसे राय पितौरा भी कहा जाता है, दल पुंगल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 127 आपको दे रखा है, निम्न में से पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम किसके विरुद्ध अभियान किया था। तो पृथ्वीराज ने सबसे पहले आप अपने भाई नागार्जुन के विरुद्ध अभियान किया था, इसके बाद भंडारकों के विरुद्ध, फिर चंदेलों के विरुद्ध, फिर चालुक्यों के विरुद्ध। तो इस प्रकार उसने सबसे पहले नागार्जुन को निपटाया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 आपको दे रखा है, पृथ्वीराज तृतीय द्वारा किए गए भंडारकों के दमन का उल्लेख किस इतिहासकार ने किया था। तो भंडारकों के दमन का जो उल्लेख है वो आपके जिनपति सूरी के द्वारा इसका उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 आपको दे रखा है, पृथ्वीराज चौहान व भंडारकों के मध्य किस वर्ष युद्ध हुआ था। तो युद्ध आपके होता है 1182 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान और भंडारकों के मध्य युद्ध होता है 1182 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई
130 आपको दे रखा है, पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें सत्य कथन कौन सा नहीं है उसमें आपको चयन करना है। कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका थी, बिल्कुल सही है। सोमेश्वर की पत्नी और पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका कर्पूरी देवी। फिर आते हैं, पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया था, बिल्कुल सही है भाई। कन्नौज के जो जयचंद गढ़वाल थे इनको इन्होंने पराजित भी किया था और इनकी बेटी से शादी भी कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया था, ये इसमें आप गलत हो जाएगा। तो पृथ्वीराज विजय जो है वो जयनक भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, न कि उद्योतन सूरी के द्वारा। तो ये आपके कथन सत्य नहीं होगा। और फिर दे रखा है, पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से शादी की थी, बिल्कुल सही है भाई। जो जयचंद गढ़वाल था उसकी पुत्री संयोगिता से प्रेम विवाह किया था, तो ये भी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका असुमेलित या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 131 आपको दे रखा है, दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक ने धारण की थी। तो दल पुंगल की जो उपाधि है ये आपके पृथ्वीराज तृतीय की थी। इसको दल पुंगल भी कहा जाता है, राय पिथौरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 132 आपको दे रखा है, प्रसिद्ध सेनापति आला व उद्दल किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो वो युद्ध आ जाएगा आपके तुमुल का जो युद्ध है, इसके तहत आला व उद्दल है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 133 आपको दे रखा है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासन के काल में राजस्थान आए थे। तो वो आ जाएगा आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में वो राजस्थान के अंदर आए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 134 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कथन या कथनों का चयन करें। तो इसमें 2 कथन दे रखे हैं आपको, इस पर विचार करके जो सत्य कथन है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, महोबा विजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया था। और दूसरा कथन आपको दे रखा है कि पृथ्वीराज चौहान एवं चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के मध्यस्थता जगदेव के द्वारा की। तो इसमें आपके रहने वाला है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल आपके सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी जो है वो दोनों इसमें सही रहने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 135 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इसको आपको देखना है और असत्य कथन कौन सा है उसका चयन करके लिखना है भाई। तो पृथ्वीराज प्रबंध में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य 23 बार युद्ध होने का उल्लेख किया गया है। तो पहला ही कथन आपके इसमें असत्य हो गया। दूसरा दे रखा है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज का मंत्री प्रताप सिंह शत्रु दल से मिल गया था। तो ये भी आपके इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों ही कथन आपके असत्य रहने वाले हैं, यानी कि ए और बी दोनों इसमें असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 136 आपको दे रखा है, पृथ्वीराज चौहान के संबंध में सही कथन या कथनों का चयन करें। तो इसमें से कौन सा कथन सही है उसका आपको चयन करना है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनानायक स्कंद और उदयराज है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, बिल्कुल सही है भाई। स्कंद और जो उदयराज है ये आपके पृथ्वीराज चौहान के सेनानायक थे, ठीक है ना, नाम ध्यान रखना इनका। और ये तराइन के द्वितीय युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दूसरा दे रखा, मिनहास उस सिराज के अनुसार गौरी ने पृथ्वीराज को अपना प्रतिनिधि बनाकर अजमेर का शासक बनाया था, ये गलत है। उसने फिर बनाया था आपके इसको क्या कहते हैं, इसके बेटे को बनाया था, गोविंद राज को बनाया था। तो पृथ्वीराज को उसने मार दिया था भाई। तो दूसरा कथन आपके गलत हो जाएगा, पहला आपके सत्य हो जाएगा। तो इसमें आएगा केवल और केवल एक कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 137 आपको दे रखा है, महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य संघर्ष का कारण था। तो इसमें आपके जो संघर्ष का कारण रहने वाला है वो आएगा भारत की विकेंद्रित राजनीतिक स्थिति, पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति, गौरी साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से पृथ्वीराज पर आक्रमण। तो ये आपके तीनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 138 आपको दे रखा है, पृथ्वीराज चौहान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आपको दे रखा है, देखो कि पृथ्वीराज ने बनास नदी के तट पर बिसलपुर बांध के निकट महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज के समय शास्त्रार्थ व वाद विवाद पद्मनाभ नामक मंत्री के विभाग द्वारा आयोजित होते थे, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज के दरबार में विश्वरूप एवं जनार्दन नामक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया गया था। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन है वो सत्य होने वाले हैं, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही आपके सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 139 आपको दे रखा है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का चयन कीजिए। यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद है इसके उदय का क्या कारण रहता है उसका आपको चयन करना है। तो पहला आपको दे रखा है, भारत में यातायात के साधनों का विकास। दूसरा दे रखा है, पाश्चात्य शिक्षा व साहित्य का विकास। तीसरा दे रखा 18वीं सदी में समाचार पत्रों का विकास। तो इसमें आपको जो राष्ट्रवाद का उदय का कारण है ये तीनों ही आपके इसमें रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 140 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। तो भील जो विद्रोह है ये आपके नेतृत्व किया था गुरु गोविंद गिरी ने, और फिर संथाल विद्रोह ये आपके आते हैं नेतृत्व है सिद्धू माझी के द्वारा, फिर आते हैं पाबना विद्रोह तो ये मदारी पासी के द्वारा नेतृत्व नहीं किया गया था। ताना भगत आंदोलन ये आपके जदरा भगत के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141 आपको दे रखा है, जमींदार संघ से संबंधित नहीं है। तो जमींदार संघ से कौन है वो संबंधित नहीं है, तो वो आ जाएगा देवेंद्र टैगोर जो है वो आपके जमींदारा संघ से संबंधित नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 142 आपको दे रखा है, निम्नलिखित को उसकी स्थापना के आधार पर काल क्रमानुसार लिख दीजिए, यानी कि इसको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके लिखना था। तो इसमें सबसे पहले जो आपके रहेगा वो आएगा बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की सोसाइटी, यानी कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी सबसे पहले, यानी कि आ जाएगा ए। फिर आपके इसमें आ जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना था, यानी कि बी। फिर आएगा इसमें बॉम्बे एसोसिएशन यानी कि आपके डी। फिर आएगा इंडिया लीग यानी कि आपके सी। तो ए बी सी डी यानी कि ए बी डी सी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 143 आपको दे रखा है, इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी। तो इंडिया लीग की जो स्थापना है वो करने वाले आते हैं आपके शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 144 आपको दे रखा है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में 1852 में मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की एक शाखा के रूप में 1852 के अंदर मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना वो की गई थी आपके गुजलू लक्ष्मी दरासू चड्डी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 145 आपको दे रखा है, 1883 में कलकत्ता में हुए प्रथम नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम नेशनल जो कांग्रेस हुई थी वो आपके 1883 में होती है, कलकत्ता के अंदर हुई थी, और इसकी जो अध्यक्षता करने वाले थे वो आते हैं आपके आनंद मोहन बोस, यानी कि AM बोस जो है इन्होंने इस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 146 आपको दे रखा है, डलहौजी के प्रशासन की कौन सी गतिविधि ने 1857 की क्रांति को भड़काने में योगदान दिया था। तो इसमें आपका आ जाएगा देशी रियासतों का ब्रिटिश राज्य में जो विलय है, इस नीति ने 1857 क्रांति को भड़काने में योगदान दिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 147 आपको दे रखा है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो इसमें जो 1857 की क्रांति हुई थी जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ये इसका जो प्रथम और जो तात्कालिक कारक रहता है वो आपका आता है अंग्रेज़ों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यानी कि जो कारतूस वगैरह थे उसमें कहते हैं कि गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था, यानी कि उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे, तो ये इसका आपके तात्कालिक कारक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 148 आपको दे रखा है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि जो रुहेलखंड में क्रांति हुई थी 1857 की, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो वो आ जाएगा आपके खान बहादुर खान के द्वारा इसका नेतृत्व रुहेलखंड के अंदर किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 149 आपको दिए गए हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसमें आप कथन देखना और कारण भी देखना है कि कौन सही है, कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। तो कथन दे रखा है, प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह ब्रिटिश राज को पलटने में सफल नहीं रहा था, और कारण आता है कि उदयमान मध्य वर्ग ने ब्रिटिश राज का पक्ष लिया था। तो इसमें आपके जो है इसमें सही कोड का चयन करके लिखना है। तो इसमें आर और दो दोनों सही है, लेकिन आर है वो इसमें एक की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 150 और आज का लास्ट क्वेश्चन कि आजमगढ़ घोषणा कब जारी हुई थी। तो आजमगढ़ जो घोषणा है ये आपके जारी होती है 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ घोषणा है वो जारी की गई थी भाई, 25 अगस्त 1857 को। तो ये था भाई आपके माइनर टेस्ट नंबर 5 रीट लेवल 2 SST विषय का। और सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करके रखना ही है, ताकि आगे आने वाले और जो आएंगे आपके माइनर टेस्ट नंबर 6, 7, फुल लेंथ टेस्ट नंबर है, फाइनल टेस्ट है, उन सब के सॉल्यूशन आपके चैनल पर मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।